हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू विनय मार्ग। आज हम लोग जो है सीडीएस का पीवाईक्यू सीरीज अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं पावर ऑफ पीवाईक्यू टू एफवाईक्यू। आपको आज हम दिखाएंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन फर्दर पूछा जाता है विद वैल्यू एडिशन। ठीक है, आज अभी डिस्कस करेंगे 2021 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था सीडीएस का, उसके हिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करेंगे। राइट, हम लोग यहाँ पे एक्यूरेट एनालिसिस देखेंगे, हाई यील्ड्स टॉपिक देखेंगे एंड एग्जाम फोकस प्लस रिजल्ट ड्रिवन अप्रोच देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो ऑन यूट्यूब, राइट, इस चैनल को। ये देखो यहाँ पे ये ब्रीफ आप देख सकते हो, बट कैसे यहाँ पे सबसे पहला चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है सी डी एस 2021 का है, राइट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था 12 नंबर की, द अमर नायका सिस्टम वॉज ए मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच इंडियन इम्पेरियल रूलर्स, राइट। तो ये था विजयनगर, इसका राइट आंसर होगा। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि अमर नायका सिस्टम जो है पॉलिटिकल इनोवेशन है किस इंपीरियल रूलर का, तो विजयनगर। 2026 का जो पेपर है, जो अभी हुआ है 1 महीना पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ सही से, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमर नायका सिस्टम इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। पहला स्टेटमेंट है कि अमर नायका सिस्टम वाज ए मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। यू कैन सी दैट कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। पहले ये क्वेश्चन था ओवरऑल, अब ये एक स्टेटमेंट है, राइट। और बाकी नए स्टेटमेंट यहाँ से हम सीखेंगे। ऐसे ही जब मैं वैल्यू एडिशन बताता हूँ तो सिर्फ एक स्टेटमेंट ही नहीं बताता, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, ताकि वो फर्दर अगर आपको एक फुल क्वेश्चन में भी आए, ठीक है, तो आप उसको ईजिली कर सको, राइट। अब यहाँ पे देख लेते हैं बाकी क्या है कि द अमर नायका वेयर मिलिट्री कमांडर्स हु वेयर गिवन द टेरिटरीज टू गवर्न बाय द रायास। ये भी बात ट्रू है, पहला इनोवेशन था पॉलिटिकल इनोवेशन, ये भी बात ट्रू है विजयनगर का। द अमर नायकाज कलेक्टेड टैक्स एंड रिटेन पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज एंड फॉर मेंटेनिंग देयर कंटीजेंट, ये भी बात सही है। जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हेरिडेटरी वाला, द टेरिटरीज हेल्ड बाय द अमर नायका वेयर हेरिडेटरी एंड वेयर देयर फॉर नॉन ट्रांसफरेबल, ये बात गलत है, ये हेरिडेटरी नहीं था, ठीक है, और दैट कैन बी ट्रांसफरेबल, तो इसलिए ये नॉट पूछा हुआ है, तो राइट आंसर डी। अब देखो अमर नायका सिस्टम के बारे में 3 और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चल गया। यही मैं बोलता हूँ कि कैसे पीवाईक्यू से एफवाईक्यू आता है। ये मेरा अप्रोच आप देख सकते हो। जो वैल्यू एडिशन की बात कर रहा था मैं, यहाँ पे जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो सब सारे क्या है, वो फर्दर पूछा जा सकता है इन फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, इधर देख लो, ठीक है, इधर यहाँ पे, तो ये देखो। तो आई होप कि इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे आफ्टर वॉचिंग दिस थिंग्स। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी आप पहली बार देख रहे हो तो कि ये जो है सीडीएस का ज्योग्राफी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। डू वॉच दैट, काफ़ी अच्छा यहाँ पे लोगों ने व्यूज़ किया है इस वीडियोज़ को। फिर हिस्ट्री का मैंने कंप्लीट अभी कंटिन्यू करवा रहा हूँ, एंड ये पॉलिटी का मैंने करवाया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट CAPF का भी प्लेलिस्ट है, डू चेकआउट पॉलिटी का, एंड फिर जो है हिस्ट्री का, अलॉन्ग विद दैट ज्योग्राफी का भी, डू चेक दैट आउट ऑल्सो, ठीक है। सारे प्लेलिस्ट में होगा, बिल्कुल फ्री है, तो डू वॉच दिस। नाउ हम स्टार्ट करते हैं CDS 2021 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसके हिस्ट्री पेपर के डिस्कशन को, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गांधी इरविन पैक्ट जो कि 1931 में हुआ था इज करेक्ट, ठीक है। तो पहले करेक्ट आंसर देखते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज prisoners who had been non-violent. Okay, the government would not release those prisoners who had indulged in the peaceful picketing of liquor and foreign clothes. The Congress did not agree to the suspension of the civil disobedience movement. सी ये तीनों स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों गलत है हम अभी देखेंगे आगे। बट यहाँ पे जो राइट आंसर है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ गांधी हीरोइन पैक्ट जो 1931 में हुआ था, कि द कांग्रेस एग्री टू टेक पार्ट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यहाँ पे जो है गांधी इरविन पैक्ट में ये डिसाइड हुआ था कि कांग्रेस जो है वो एग्री कर लिया था टू टेक पार्ट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बट बिफोर दैट यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट वो क्या है कि देखो यहाँ पे इसको गांधी जी के लीडरशिप में, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, जबकि फर्स्ट में नहीं किया था एंड थर्ड में नहीं किया था, जब सिर्फ सेकंड में पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस ने, राइट। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है कि गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैड बीन नॉन वायलेंट। सी जो वायलेंट थे उसको मतलब गवर्नमेंट जो है वो रिलीज नहीं करेगा, नॉन वायलेंट वाले लोगों को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो क्या गलत रहा
कि वायलेंट नॉन वायलेंट की जगह पे सिर्फ वायलेंट होता तब बोलता कि नॉट रिलीज, जबकि नॉन वायलेंट वाले को के लिए यहाँ पे नॉट हटा दो, वो रिलीज करना होगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से आपको समझ में आ गया। नाउ बी देखो, द गवर्नमेंट टू नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैड इंडल्ज इन द पीसफुल पिकेटिंग और लिकर एंड फन, यहाँ पे नॉट रिलीज की जगह पे नॉट हटा दो, वुड रिलीज कर देंगे आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, फिर कांग्रेस डिड नॉट एग्री टू द सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये बात गलत है कि यहाँ पे देखो कि ये नॉट हटा दो, कांग्रेस डिड एग्री टू सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी इरविन पैक्ट के बाद से, और कुछ दिन के बाद से वो हॉल्ट पे भी लगा था। इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ऐसे भी टर्म किया जाता है, टर्म्ड एज स्ट्रगल, ठीक है, ट्रूस स्ट्रगल। ठीक है, तो अगर बोले आपसे कि कौन से मूवमेंट को स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल भी कहा जाता है, तो इट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिकॉज क्या हुआ कि आफ्टर फ्यू डेज जो है स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, उसके बाद से फिर कुछ दिन के लिए हॉल्ट आ गया, फिर से स्ट्रगल स्टार्ट हो गया आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट का जो फेल्यूर था उसके बाद से, तो इसलिए स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कहते हैं। राइट, नाउ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड है कि अब देखो ये आफ्टर दिस पैक्ट सरोजनी नायडू जी जो हैं वो क्या कहती हैं गांधी और इरविन को टू महात्माज, तो अगर पूछे कि विच लीडर कॉल्ड गांधी इरविन एज टू महात्माज, तो वो होगा सरोजनी नायडू। अदर क्वेश्चन पूछ दे कि गांधी सरोजनी नायडू टर्म टू महात्मा टू विच ऑफ द लीडर्स, तो हो जाएगा गांधी एंड इरविन। राइट, अब ये सेम क्वेश्चन देखो CSE 2020 में पूछा हुआ है, तो वहाँ से CSE से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है। देखो गांधी इरविन पैक्ट का अगर डेट पूछे पार्टिकुलर चल जाए तो 5 मार्च 1931 को आप करेक्ट कर लेना कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, अब नाउ यहाँ पे देखो ये जो है गांधी इरविन के बीच में जो है बीच में समझौता किसने कराया था, तो वो थे तेज बहादुर सापरू एंड MR जयकर। ठीक है, इनके एफर्ट्स की वजह से गांधी इरविन एक टेबल पे आए थे और फर्दर बात हुआ था, जिसके बाद से ये सब सारे जो है चीज़ें कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट करेगी इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये बात एग्री हुआ था। ठीक है, एंड जो है कांग्रेस के तरफ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हॉल्ट किया जाएगा। राइट, अब देखो ये क्या है कि एलन कैम्पबेल जॉनसन जो है इसी के बाद से टर्म किए थे गांधी जी का यहाँ पे फायदा हुआ था, तो उसको एज ए कॉन्सोलिएशन प्राइज, तो किसने कॉन्सोलिएशन प्राइज के रूप में गांधी जी के गेन को टर्म किया था, तो था एलन कैम्पबेल जॉनसन। ठीक है, ओके, आई होप कि ये वैल्यू एडिशन आपको यूजफुल लगा होगा, सो गिव ए थम्स अप फॉर दैट। नाउ 8 नंबर देखो कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द भील सेवा मंडल इन 1922। भील सेवा मंडल कब फॉर्म्ड होता है या फाउंड होता है, वो 1922 में होता है। किसने फाउंड किया था, तो वो बेसिकली थे AV ठक्कर बोलते हैं या अमृतलाल भित्तलदास ठक्कर। ठीक है, नाउ DK कार्वे यहाँ पे नाम देख रहे होगे, ये वीमेन एजुकेशन से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लिए थे इन महाराष्ट्र और बॉम्बे, यू कैन से इन पुणे। ठीक है, तो वुमेन एजुकेशन से इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गुरुसदेव दत्त साहब जो हैं इन्होंने क्या किया है, तो ये ब्राता चरिमल मूवमेंट इन बंगाल, ये जो है ब्राता चरिमल मूवमेंट जो है बंगाल में इन्होंने फाउंड किया था। तो ब्राता चरिमल मूवमेंट इन बंगाल किसने फाउंड किया था, गुरु से दत्त साहब ने। ठीक है, 9 नंबर है कि इन 1911 हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द बिल इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, तो किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कब, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1911 में, तो इट वाज नन अदर देन गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले साहब को क्या बोलते हैं, जो है गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, इन्होंने प्रिसाइड किया था 1905 का बनारस सेशन, बनारस का INC सेशन। राइट, जिसमें कंडेम किया गया था, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको कंडेम किया गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पे देखो दादा भाई नौरोजी साहब का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है ऑब्वियसली पूर्ण स्वराज से रिलेटेड चीज़ों में, स्वराज का डिमांड किया था एक्चुअली इन्होंने। ठीक है, फिर से इन्होंने 3 INC सेशन को भी प्रिसाइड किया था। फिर बाल गंगाधर तिलक साहब का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ये INC को सपोर्ट किए थे, बट बिफोर दैट वो जो है डाई कर गए, उसके स्टार्ट होने से पहले ही फर्स्ट डे में ही डाई कर गए।
और फिर से इनका केसरी हो गया, फिर और क्या हुआ, केसरी हो गया, मराठा हो गया, ठीक है, ये सब इनके न्यूज़पेपर हैं, और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं। नाउ 11th नंबर देखो कि विच मराठा स्टेट्समैन गेन द ट्रीटी ऑफ बेसिन इन साइंड, बेसिकली विच मराठा स्टेट्समैन साइंड द ट्रीटी ऑफ बेसिन ऑन December 1, 1802। तो ये थे बेसिकली तो बाजीराव सेकंड, ठीक है, बाजीराव सेकंड। नाउ यहाँ पे फैमिली ट्री देख लेते हैं पेशवास का, ठीक है। तो पहले बाजीराव वन थे, सबसे पहले यहाँ पे देखो बालाजी विश्वनाथ थे, उनके दो बेटे, यू कैन से समथिंग लाइक दैट कि बाजीराव वन एंड चीमाजी आपे, ठीक है। देन फर्दर इनके जो बालाजी राव के फर्दर प्रीसीडर थे, मतलब इनके बाद आने वाले वो कौन थे, बाजीराव, ठीक है, जिनको नाना साहब बोलते थे, ठीक है। 17 वो जो है 1857 रिवॉल्ट में कौन से नाना साहब थे ना, तो ओके। नाउ यहाँ पे देखो शमशेर बहादुर थे, ठीक है, रघुनाथ राव साहब थे, ठीक है। और फिर इनके बाद जो आगे आते हैं विश्वास राव, माधवा राव, नारायण राव एंड बाजीराव टू। तो बाजीराव टू का टाइम पीरियड देख लो कौन थे, 1795 से लेकर 1880 तक इनका टाइम है, ठीक है। तो 1802 में कौन होते हैं, जब ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हुई थी तो बाजी राव सेकंड थे, ठीक है। यही यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा सा और देख लेना है यहाँ पे, बालाजी विश्वनाथ जो है फर्स्ट पेशवा थे आफ्टर, जो कि चीफ मिनिस्टर बोलते हैं यहाँ मुख्य प्रधान, ठीक है। तो फर्स्ट पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ थे। उसके बाद से बाजीराव वन आए, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पेशवा। बाजीराव फर्स्ट जो है वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पेशवाज हैं। बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब कहा जाता है, उनके टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके टाइम पे हुआ था, तो वो थे मतलब बालाजी बाजीराव, ठीक है। फिर माधवा राव जो है रीस्टोर द लॉस्ट फोर्टीज ऑफ मराठा एम्पायर, जो मराठा एम्पायर ने फोर्ट्स को लॉस्ट कर दिया था, उसको रीस्टोर किसने करवाया था, तो माधव राव साहब थे, ठीक है। स्वामी महादेव राव जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे थे एंड बैटल ऑफ खरदा जो है इन्होंने फॉट किया था। तो स्वामी महादेव राव जो है ये बेसिकली फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे मराठा के रूलर थे। नाउ बाजी राव सेकंड जो है इनका टाइम पीरियड में क्या हुआ था, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था एंड ट्रीटी ऑफ बेसिन जो है साइन हुआ था बाजीराव सेकंड टाइम के ही टाइम पे, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ नेक्स्ट है 10th नंबर, देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्ट 5 ऑफ 1843 रिलेटिंग टू स्लेवरी इन इंडिया इज करेक्ट। तो इसमें 3 स्टेटमेंट गलत होगा, एक सही होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे देखो डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि द स्लेव बिकम द ऑनर ऑफ द लैंड, कभी हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है। इसने स्लेवरी एबॉलिश की थी, ना कि ऑनर उसको बना दिया था। अब कौन किया था, देखो ये एक्ट 5 1843 में किसके टाइम पे आया था, तो लॉर्ड एलनबर्ग के टाइम पे आया था, जिसका टाइम पीरियड 1842 से 1844 तक था, ठीक है। इसने 2 काम मेजर किया था, एक था एनेक्सेशन ऑफ सिंध जो कि 1843 में किया था, और साथ में साथ इसने स्लेवरी को एबॉलिश किया था, कौन, एलन बोरो। नाउ सी करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट ऑप्शन। क्या है, कह रहा है कि इट डिनाइड द मास्टर्स द यूज़ ऑफ कोर्ट टू एसर्ट देयर क्लेम ऑन स्लेव्स, ठीक है। बेसिकली इसने जो है डिनाई कर दिया था द मास्टर, जो मतलब लैंडलॉर्ड्स होंगे और वो सब सारे, कि वो कोर्ट का यूज़ करके कि स्लेव्स पे अपना क्लेम कर ले, इस चीज़ को डिनाई कर दिया था, यहीं से स्लेवरी एबॉलिश हो गई थी, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 12 नंबर, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, तो राइट आंसर डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर देते हैं, ऑप्शन डी। एंड आई होप कि इसको पॉज करके आप देख लोगे और स्टार्टिंग में आपने देखा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये गलत है और ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसिस्को बर्नियर के बारे में। कह रहा है कि फ्रांसिस्को बर्नियर जो है एक फिजिशियन था, टू किसका फिजिशियन था, तो बेसिकली प्रिंस दारा सिखोय का ये जो है फिजिशियन था। और ये जो है फ्रांसिस्को बर्नियर कहाँ से था, फ्रेंच से था। नाउ सी यहाँ पे कुछ हम, और ये बेटा ऑब्वियसली दारा सिखोय किसका बेटा थे, तो शाहजहाँ का बेटा थे। ही वॉज वेरी एडुकेटेड, मतलब दारा सिखोय,
और इनके बारे में यहाँ पे शाहजहाँ है ना, तो शाहजहाँ का फैमिली ट्री देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा याद रह जाएगा, क्योंकि ये सारे नाम जो है वो शाहजहाँ और उनके बेटे बेटियों से एसोसिएटेड है। प्रिंस मुराद, प्रिंस जहानारा एंड प्रिंस दारा सिकोई, ये सब जो है बेटा बेटी हैं किसके, शाहजहाँ के। तो शाहजहाँ का हम देख लेते हैं कि शाहजहाँ के टोटल 14th चिल्ड्रेन थे, ठीक है, विथ मुमताज महल। मुमताज महल के साथ जो है इनका जो भी शादी वगैरह था, उनके शरीर से जो है 14th चिल्ड्रन का जन्म हुआ था। अब जिसमें से कि सिर्फ 7 बच्चे जो हैं वो जिंदा रह पाए, सर्वाइव रह पाए एडल्टहुड तक, ठीक है, जिसमें 4 बेटे और 3 बेटियां एडल्टहुड तक जिंदा रहीं। अब ये देखना है कि उनके 4 बेटे कौन थे। दारा सिकोई थे, शाह शुजा थे, औरंगजेब थे एंड देन मुराद बख्श थे, ठीक है। 3 डॉटर्स कौन थी, जहानारा थी, रोशन आरा थी एंड गौ आरा थी, ठीक है, गुआ हरा या जो भी नाम हो, ठीक है, सॉरी फॉर माय बैड प्रोनाउंसिएशन। नाउ सी जहानारा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन में भी था तो फर्दर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहानारा ने रोट किया था बायोग्राफी किसका, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का, और उसका नाम क्या था, मुनिस अल अरवा, ठीक है। तो जहानारा ने बायोग्राफी लिखा था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का, जो कि सूफी सेंट थे, और इसका जो क्या नाम रखे थे बायोग्राफी का, तो मुनिस अल अरवा, ठीक है। किसने लिखा था, जहानारा ने। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नाउ यहाँ पे आप प्रिंस मुराद देख सकते हो किसके बेटा था, तो शाहजहाँ का, ठीक है। नाउ 30 नंबर देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश फॉर्म वॉज टेकन ओवर बाई सूरजमुल नागरमुल ग्रुप। अब ये कह रहा है कि कौन सा ब्रिटिश फॉर्म को टेकन ओवर बाई सूरजमुल एंड नगरमुल ग्रुप के द्वारा ले लिया गया था, तो वो था MC लियोड के द्वारा, ठीक है। अब ये बात ये है कि देखो सूरजमुल और नागरमुल ग्रुप जो है ये बाउंडेड थे बाय मैरिज, ठीक है। मैरिज सिस्टम मतलब एक दूसरे के घर में शादी हुआ होगा, तो काइंड ऑफ दोनों ग्रुप एक साथ आ गए थे और इन्होंने ब्रिटिश फॉर्म को दोबारा टेक ओवर कर लिया था भाई, जो भी हो फाइटिंग और जैसे भी। तो उस टाइम पे कह रहा है कि कौन से ब्रिटिश फॉर्म को इन्होंने किया था, तो वो था MC लियोड। अब यहाँ पे देखो ये क्या थे कि बेसिकली जो सूरजमुल और नागरमुल ग्रुप था ये प्रोमिनेंट मारवाड़ी इंडस्ट्रियल हाउस था, कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे कि 31st नंबर देखो। 31st नंबर का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू रैयत वारी सेटलमेंट इज नॉट करेक्ट, राइट। तो रैयत वारी सेटलमेंट जो है किसने लाया था, थॉमस मुनरो ने लाया था एंड अलेक्जेंडर रीड, कहाँ पे, मद्रास में, कब, 1826 में। नाउ सी नॉट करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो विल फाइंड नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, बट करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो दिखाते हैं कि इन साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया द रैयतवारी सिस्टम वाज एडॉप्टेड, ऑब्वियसली, ठीक है। साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में रैयतवारी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था, बिल्कुल बात ट्रू है। रैयतवारी सिस्टम और यू कैन से रैयतवारी वाज इन प्रिंसिपल अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रैयत्स एंड द स्टेट। यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, मिडिल मैन को हटा दिया गया था रैयतवारी में। तो ये डायरेक्ट वाले सिस्टम को याद रखना कि यहाँ पर जो रॉयट थे वो डायरेक्टली पे करते थे टू द स्टेट, मिडिल मैन का सिस्टम खत्म हो गया था रैयतवारी में। नाउ C नंबर देखो, इट मीन्स ए टैक्स कॉन्ट्रैक्ट वैलिड फॉर यूजुअली 30 ईयर्स। और ये भी बात ट्रू है कि जो रैयतवारी सिस्टम में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता था तो टैक्स सिस्टम था, ये टैक्स कॉन्ट्रैक्ट था। अब जो भी एक टाइम पे लग गया कि लेट से कि आपको पे करना है 1/3 ऑफ प्रोड्यूस्ड, तो ये 30 साल तक वैलिड रहता था, ठीक है। तो ये भी बात ट्रू है। और ये क्या होता था कि 30 साल के बाद से फिर से एक सर्वे होता था और उसके बाद से फिर से चेंज होता था, जो अमाउंट ऑफ टैक्स जो था वो पे करना था स्टेट को उसको। D ऑप्शन गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इन प्रिंसिपल इट स्ट्रेंथन द फॉर्मर एलाइट द जमींदार एंड वीकेन द पीजेंट्री, ये बात गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन D हो जाएगा। क्यों गलत हुआ और क्या चीज़ें सही हो सकती है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इन द एक्सप्लेनेशन। नाउ 32 नंबर देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिटिश इंडिया मेडिकल सर्विस, जिसको IMS बोलते थे, इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। कह रहे कि ब्रिटिश इंडियन मेडिकल सर्विस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो पहला इंडियन मेडिकल सर्विस जो है वो स्टार्ट हो गया था कब, 1764 में। इट रिक्रूटेड हेल्थ प्रोफेशनल बाई मीन्स ऑफ ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बिल्कुल बात ट्रू है। इंडियंस वेर नेवर एडमिटेड टू IMS, ये देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। और जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल दे, जैसे ऑल हो गया, वन नहीं हो गया, नेवर हो गया, नो हो गया,
तो थोड़ा सा हम कॉशियस हो जाते हैं, उसको अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो इंडियंस वेयर नेवर एडमिटेड टू आईएमएस, ये बात गलत है। नाउ डी ऑप्शन यही अपना आंसर है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। डी ऑप्शन देखते हैं, द आईएमएस वाज एट फर्स्ट मीन टू लुक आफ्टर द ट्रूप्स, और ये बात ट्रू है कि जो इंडियन मेडिकल सर्विसेज था वो प्राइमरीली सर्व करने के लिए था, किसके लिए, ट्रूप्स के लिए, पुलिस के लिए, ठीक है, फोर्स के लिए, ठीक है। तो ये बात ट्रू है और ये जनरल स्टेटमेंट भी लग रहा है, तो हो सकता है, ठीक है, लुकिंग एट द कंडीशन जो टाइम पीरियड दिया हुआ है 1764 और वो सब सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो, इंडियंस वेयर नेवर एडमिटेड टू आईएमएस, क्या करेक्शन हो सकता है। देखो सूरज चक्रवर्ती जो थे, सूरज चक्रवर्ती फर्स्ट इंडियन थे टू ज्वाइन दी आईएमएस इन 1885। तो ये बेसिकली जो है फर्स्ट इंडियन जो है जो ज्वाइन किए थे टू इंडियन मेडिकल सर्विस, वो कौन थे, सूरज चक्रवर्ती, और कब किए थे, 1885 में। तो आप देख सकते हो ये नेवर वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ 33 नंबर देखो क्वेश्चन कि व्हेन वाज द मोनोपोली ऑफ चाइना ट्रेड लॉस्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बेसिकली कंप्लीट मोनोपोली जो है कब खत्म हो गया था, तो वो था 1833 में, जबकि यहाँ पे 1813 में क्या हुआ था कि मोनोपोली खत्म हो गया था, मोनोपोली एंडेड किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, एक्सेप्ट ट्रेड विथ चाइना एंड टी। तो चाय और चाइना के साथ ट्रेड को छोड़ के बाकी मोनोपोली खत्म कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का 1813 में, जबकि 1833 में इवन चाइना के साथ भी जो ट्रेड मोनोपोली था वो भी खत्म हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। एंड फर्दर 1858 में ये फाइनली क्राउन रूल के अंदर आ गया था, ओके। नाउ सी 40 नंबर क्वेश्चन है कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग ट्रीटीज एंड कन्वेंशन साइंड बिटवीन द मराठास एंड द ब्रिटिश। देखो ट्रीटी ऑफ सालाबाई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, कन्वेंशन ऑफ वडगांव एंड ट्रीटी ऑफ सूरत, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, सीडीएस के 2024 या 2023 के एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो मेक श्योर टू सी दैट, ठीक है। मैं आगे आने वाले जो भी वीडियो होगा उसमें दिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्रोनोलॉजी और कन्वेंशन देखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, और क्या क्या डेट है हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रीटी ऑफ सूरत जो है ये क्या हुआ था कि 1775 में हुआ था, और ये जो है फर्स्ट पॉइंट था एंग्लो मराठा वॉर का, ठीक है। इसी से ट्रिगर हुआ था, इनिशियल पॉइंट था जिससे कि एंग्लो मराठा वॉर राइवलरी जो है वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। कब, 1775 में, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सूरत जो है कब हुआ था, 1775 में। अब 1776 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होता है एट ए सीज फायर एनुअलिंग सूरत, ठीक है। बेसिकली क्या कह रहा है कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर से 1776 में एक सीज फायर को होल्ड किया गया था बाई साइनिंग द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, वो कब था, 1776 में। नाउ 1779 में क्या हुआ था कि एक टेम्पररी ब्रिटिश रिट्रीट था एंड ह्यूमिलिएशन था, जिसको कन्वेंशन ऑफ वडगांव बोलते हैं, ये 1779 में था, ठीक है। बेसिकली कन्वेंशन ऑफ वडगांव में ये बताया गया था कि ब्रिटिशर जो है फर्दर इंटरफेयर नहीं करेंगे इन द अफेयर ऑफ मराठास, ठीक है। नाउ ट्रीटी ऑफ सालाबाई से ये बैटल खत्म हुआ था, और ये क्या था, द सेटलमेंट दैट गारंटेड 2 डिकेड्स ऑफ अनईजी पीस। बेसिकली क्या हुआ था कि ये 1782 में यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट, मतलब ट्रीटी ऑफ सालाबाई से ये खत्म हो गया था जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था। अब ये सारी इवेंट है जो ड्यूरिंग फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है, और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है कब कब हुआ था, 1775 से लेकर 1782 तक, यानी कि ट्रीटी ऑफ सूरत से स्टार्ट हुआ था, बीच में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुआ था जहाँ पे थोड़ा सा सीज फायर की बात की गई थी, फिर ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन हुआ था जहाँ पे ब्रिटिश ने ये एक्सेप्ट किया था कि हम नहीं इंटरफेयर करेंगे इन दी मराठाज अफेयर, ठीक है। एंड फिर ट्रीटी ऑफ सालाबाई से फर्दर 20 सालों के लिए, ठीक है, एक हॉल्ट लग गया था। और आप देखोगे कि फिर जो है जैसे ही 20 साल ख़त्म होता है तो 1803 में फिर से जो है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मराठा वॉर, ठीक है, 1803 में। तो यही यहाँ पे 82 में ख़त्म होता है, इसके 20 साल बाद से फिर से 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर फिर से स्टार्ट हो जाता है। नाउ जो पहला एंग्लो मराठा वॉर था, ये सब सारे जो भी इवेंट हुए हैं वो किसके टाइम पे हुआ था, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। तो इससे क्या निकलता है कि आपको जो भी ट्रीटी हुई है, जो भी मतलब बैटल हुए हैं, उसके सब पार्ट्स, सब इवेंट्स को भी पढ़ना है
मेक श्योर टू डैट, वो भी नहीं सारे तो मेजर इवेंट तो जरूर पढ़ो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वड़ागांव, ये तो है बिटवीन ट्रीटी ऑफ सूरत एंड ट्रीटी ऑफ सलाबाई के बीच में, ठीक है। ओके, नाउ 45 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सन्यासीज एंड फकीर डिस्टर्बेंस स्लेस रेवेलियंस आर करेक्ट। बेसिकली सन्यासी और फकीर का जो डिस्टर्बेंस या रेवेलियन था उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग फेस द परसिस्टेंट सन्यासी एंड फकीर डिस्टर्बेंस इन बंगाल एंड बिहार। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि वॉरेन हेस्टिंग जो है सन्यासीज और फकीर्स जो थे उनके द्वारा डिस्टर्बेंस फेस किया था इन द रीजन ऑफ बंगाल एंड बिहार। और ये कब हुआ था तो 1771 में, राइट। आपको पता होना चाहिए कि वॉरेन हेस्टिंग जो है फर्स्ट गवर्नर था ऑफ बंगाल का, एक्चुअली गवर्नर जनरल था बंगाल का, राइट राइट। ओके, नाउ सी नेक्स्ट ऑप्शन है कि देयर वेयर ए नंबर ऑफ सेवाइट नागा सन्यासीज हु फॉर्म्ड इनटू एन आर्म बैंड। ये भी बात ट्रू है कि बहुत सारे ऐसे सेवाइट नागा सन्यासी थे जो कि फर्दर जो है एक आर्म बैंड में फॉर्म्ड हो गए थे, और ये बात ट्रू है। मजनू शाह हु लेड बैंड्स इनटू द बंगाल फ्रॉम 1771 वाज देयर प्रोमिनेंट लीडर। तो इनके लीडर कौन थे सन्यासी और फकीर्स के, तो ये बेसिकली मजनू शाह थे, ठीक है, और ये भी बात ट्रू है। नाउ सी मजनू शाह के साथ साथ और भी कौन कौन थे, तो चिराग अली थे, देवी चौधरानी थी, ठीक है। तो ये सब सारे जो है तीनों लीडर थे, और राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ 71 में देखो, सॉरी 46 नंबर क्वेश्चन देखो कि 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन 1943 यंग लीडर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मराठा सेटअप ए पैरेलल गवर्नमेंट। जिसको कि मराठा में कौन सा पैरेलल गवर्नमेंट को क्या बोलते थे, प्रांतीय सरकार, विथ वॉलेंटियर कॉर्प्स जिसको सेवा दल बोलते थे, एंड विलेज यूनिट को तूफान दल बोलते थे, ठीक है। तो मराठा में पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप हुई थी कब, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और किसने सेटअप किया था, तो बेसिकली नाना पाटिल साहब ने किया था इसको सेटअप। और जो बेसिकली जो प्रोविंशियल लेवल पे हुआ था उसको प्रांतीय सरकार बोलते थे ऑब्वियसली पैरेलल गवर्नमेंट को। इसमें वॉलेंटियर कॉर्प्स भी थे जो रीजनल लेवल पे थे जिसको सेवा दल बोलते थे, और जो विलेज यूनिट था उसको तूफान दल बोलते थे, ठीक है। और ये जो है लॉन्गेस्ट, बेसिकली जितने भी पैरेलल गवर्नमेंट थे उसका ये लॉन्गेस्ट टेन्योर सर्व किया था, माने सबसे ज़्यादा दिन तक ये सर्व किया था, राइट। नाउ सी ये इवेंट कहाँ पे हुआ था, तो ये बेसिकली सतारा में हुआ था। पैरेलल गवर्नमेंट मुंबई का कहाँ पे सेटअप हुआ था, सतारा में। अब सी इसके साथ साथ 1943 और यू कैन से क्विट इंडिया के टाइम पे काफ़ी सारे और भी पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप हुए थे, जिसमें कि बलिया में यूपी में बलिया बेसिकली था, ठीक है, वहाँ पे सेटअप हुआ था पैरेलल गवर्नमेंट। और इसको कौन लीड कर रहे थे, तो चिट्टू पांडे और चिंटू पांडे, ठीक है। तामलुक जो कि वेस्ट बंगाल में है उसको कौन लीड कर रहे थे, सतीश सामंत जो हैं वो लीड कर रहे थे वेस्ट बंगाल में। तामलुक में कौन लीड कर रहे थे, सतीश सामंत। ओके, नाउ आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो गया, कुछ वैल्यू एडिशन हो गया। जैसे कि महाराष्ट्र जो सतारा वाला था वहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट को किसने सेटअप किया था, नाना पाटिल और उनके बाकी एसोसिएट्स थे। ये लॉन्गेस्ट टेन्योर सर्व किया था एज ए पैरेलल गवर्नमेंट कंपेयर टू अदर्स जो भी पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप हुआ था क्विट इंडिया टाइम पे पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप हुआ था। कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र वाला, तो सतारा में, ठीक है। 47 नंबर है कि हु फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस विच वॉज लेटर डेवलप इनटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो किसने सेटअप किया था और फाउंड किया था बेसिकली सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस, तो ये बेसिकली थे एनी बेसेंट, ठीक है। तो एनी बेसेंट जो है इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल का सेटअप किया था इन बनारस में, जो कि फर्दर चेंज हो गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लेटर। नाउ ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है वीमेन जो है रीमैरिज वाले में, ठीक है। और कैनिन के साथ मिलकर इन्होंने इसका विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो है वो पास भी करवाया था कि फर्दर वो साइन हो सके, है ना।
तो काफ़ी ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंट बुक भी है, जो कि ऑलरेडी हमने बुक एंड ऑथर वाले वीडियो में मैंने इसको दे दिया है, तो मेक श्योर टू चेक इट आउट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए पॉपुलरली नॉन एज लोकहितवादी। यहाँ पे देखो लोकहितवादी किसको बोलते थे, तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी बोलते थे। ठीक है, अब इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रेफरेंस दिखाते हैं कि PYQ में जब मैंने वैल्यू एडिशन किया था तो आपको कहाँ दिखता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख रहे हो कि 2021 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका है। नाउ सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉइल एक्सप्लेनिंग दी 2022 का जो, ये देखो ये 2020 का जो सेकंड पेपर था उसको एक्सप्लेन करते टाइम पे जब मैंने यहाँ पे सतपात्रा सीरीज की बात की थी, ठीक है, तो उसमें तो आंसर तो बताया था कि GH देशमुख है, बट GH देशमुख को क्या बोलते हैं, तो लोकहितवादी बोलते हैं। ये फर्दर 2021 में पूछा है। दैट्स व्हाट आई कॉल्ड अ पावर ऑफ PYQ। मतलब PYQ से कैसे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि GH देशमुख को लोकहितवादी बताया था मैंने, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फर्दर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ PYQ। ठीक है, तो यहाँ पे किसको नॉन एज किया जाता है, लोकहितवादी। यही बोलते हैं कि वैल्यू एडिशन से कैसे फर्दर क्वेश्चन आता है, दिस इज़ द प्रूफ, एंड वैल्यू एडिशन इससे बेहतर कोई नहीं दे सकता है, आई कैन गारंटी ऑन दैट। ठीक है, अगर इन केस कोई दे रहा है तो डू लेट मी नो, आई विल प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी फॉर यू। ठीक है, बाकी ज्योतिबाई फूले के बारे में आप जानते हो कि सत्यशोधक समाज जो है, यहाँ पे लिख लेने दो मुझे, ज्योतिबाई फूले जो है सत्यशोधक समाज का इन्होंने फाउंडेशन किया था। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट इन्होंने एक किताब लिखी थी, और यू कैन से नोवेल, जिसका नाम था गुलामगिरी। ठीक है, तो काफ़ी सारे यहाँ पे और भी इनके वर्क हैं, बट इन्होंने वीमेन एजुकेशन और चाइल्ड एजुकेशन उससे एसोसिएटेड काफ़ी इनोवेटिव स्टेप लिया था अलॉन्ग विथ हिज वाइफ। तो आप देख सकते हो, ठीक है, उसका जो भी एक मूवी है, ठीक है, ज्योतिबाई फूले पे, तो उसको देखना आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कैसे उस टाइम का सिचुएशन था और कैसे लोग अपोज कर रहे थे। नाउ MG रानाडे एंड गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में काफ़ी सारे इवेंट हैं, हम देखेंगे वन बाई वन। 59 नंबर है कि हुआ मतलब फॉलोइंग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट परस्यूडेड गांधी जी नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द साल्ट मार्च प्रोटेस्ट टू मीन एलोन। मतलब बेसिकली कह रहे थे कि कौन से एक्टिविस्ट, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थे जिन्होंने गांधी जी को परस्यूड किया था कि इसको सिर्फ साल्ट मार्च तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रखना है। ठीक है, और इवन टू मैन एलोन, मतलब सिर्फ मैन लिमिटेड ना हो, इसमें वीमेन भी शामिल हो। तो इस बात को किसने कहा था, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। तो यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी व्यक्ति है या कौन से पर्सन है जिन्होंने गांधी जी को परस्यूट किया था टू इंक्लूड वीमेन इन द साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इट वाज नन अदर देन कमला देवी चट्टोपाध्याय। राइट, नाउ सी बाकी ऑप्शन आप देख लो। सरोजिनी नायडू जी के बारे में काफ़ी हमने चीज़ें देखी हुई है। ठीक है, मातंगी हाजरा के बारे में अभी देख लेते हैं कि इन्होंने जो है ये मातंगी हाजरा ऑब्वियसली देखे थे प्रीवियस वीडियो में, बट इन्होंने जो है नॉर्थ ईस्ट की ये फ्रीडम फाइटर थी। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या ऐड किया था वो मैं बता देता हूँ आपको कि मातंगी हाजरा के बारे में क्या हमने ऐड किया था। तो ये बेसिकली ओके, ठीक है, तो इनका रोल एक बार आप सर्च कर लेना मातंगी हाजरा के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि डी ऑप्शन क्या है, मिथुबेन पेटिट, ये जो है डांडी मार्च के टाइम पे महात्मा गांधी जी के साथ थी। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राइट, नाउ सी 60 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विथ हुमायूं। हुमायूं से कौन सा पेंटर एसोसिएटेड नहीं था इनमें से, तो बेसिकली ये सारे पेंटर्स हैं पहली चीज़। सेकंड कि हुमायूं के साथ कौन नहीं था, तो वो ऑप्शन डी है बिजाद। ठीक है, बिजाद किसके टाइम पे था पेंटर, तो वो था बाबर के टाइम पे। राइट, नाउ बाकी मीर सैयद अली, मौलाना दोस्त मुसाविर एंड मौलाना यूसुफ, ये सारे जो है पेंटर थे। अलॉन्ग विद दैट अबू सामद जो है ये भी पेंटर था। ये चार पेंटर याद रखना है किसके टाइम पे, हुमायूं के टाइम पे। कौन सा, मीर सैयद अली, मौलाना दोस्त मुसाविर, मौलाना यूसुफ एंड अबू सामत जो है ये हुमायूं के टाइम पे पेंटर था। बिहाजद ये किसके टाइम पे था, बाबर के टाइम पे। राइट, अकबर के टाइम पे कौन कौन से पेंटर था, तो दासवंत एंड बसावन मेजर पेंटर थे और बाकी भी होंगे। ठीक है, जहांगीर के टाइम पे कौन था, बिजाद एंड अब्दुल्ला। ठीक है, देखो यहाँ पे बिहजाद और बिजहाद ये दोनों में डिफरेंस है, मेक श्योर टू ध्यान से यहाँ पे देखना।
बिजहाद बोले तो जहांगीर के टाइम पे, बिहजाद बोले तो बाबर के टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने ऑलरेडी। नाउ सी 61 नंबर, देखो कि 61 नंबर ऑथर एंड उनके पॉलिटिकल वर्क कौन कौन सा था बेसिकली। तो देखोगे ऑथर और उनके पॉलिटिकल वर्क, ये जो है वृंदावन दास कौन सी किताब लिखते हैं, तो ये बेसिकली चैतन्य मंगला नाम का किताब जो है इन्होंने लिखा था। कौन? वृंदावन दास ने। अब देखो याद कैसे करते हो, वृंदावन समटाइम कनेक्ट कर सकते हो इनको वृंदावन से, ठीक है, वृंदावन या कि वृंदावन, ठीक है। और यहाँ पे चैतन्य मंगला बेसिकली चैतन्य बोल सकते हो या मंगला, ठीक है, तो वैसे याद कर सकते हो इनको। नाउ कृष्णदास कविराज, ये बेसिकली कौन सी किताब लिखते हैं, तो ये सिंस कृष्णदास कविराज हैं तो ये चैतन्य चरिता अमृता। अब कविराज हैं तो इनके जो वाणी है, इनके वोकल कॉर्ड है, उनसे अमृत वाणी निकलती होगी, तो इसलिए याद रखना कि कृष्णदास कविराज जो है चैतन्य चरिता अमृता, ठीक है, इन्होंने किताब लिखी थी, पॉलिटिकल वर्क था इनका। नाउ सी यहाँ पे मुकुंदरम चक्रवर्ती इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, ये बेसिकली चांदी मंगलम, ठीक है। तो चक्रवर्ती हैं यहाँ पे, चक्रवर्ती चांदी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो चक्रवर्ती और चांदी, राइट। नाउ सी डी ऑप्शन है कि रामेश्वर भट्टाचार्य, ठीक है, राम जी यहाँ पे याद रखना रामेश्वर भट्टाचार्य है। तो राम जी किसके भक्त थे, तो शिवा के, तो शिवा संस्कृतान जो है ऐसे याद कर सकते हो। ये सब याद करने का तरीका है, एक्चुअल फैक्ट का कोई वो नहीं है, ठीक है, बट जस्ट याद है कि रामेश्वर भट्टाचार्य ये जो है यहाँ पे राम जी से याद रखोगे कि ये किसके भक्त है, शिवा के। तो शिवा संस्कृतन जो है इनका पॉलिटिकल वर्क था राम भट्टाचार्य का। मुकुंदरम चक्रवर्ती से चांदी मंगलम याद रखना। नाउ कृष्णदास कविराज से क्या याद रखोगे, अमृतवाणी थी इनकी, यानी कि चैतन्य चरिता अमृता नाम का जो किताब है कृष्णदास ने लिखा था। वृंदावन दास यानी कि वृंदावन के थे, तो ये कौन थे, चैतन्य मंगलम, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नाउ 62 नंबर देखो, 62 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट ट्रांसलेटेड भास्कराचार्य लीलावती इनटू पर्शियन। बेसिकली भास्कराचार्य जो है किताब लिखे थे लीलावती, जो कि मैथमेटिक्स रिलेटेड बुक्स था, ठीक है। इसको पर्शियन में अकबर के टाइम पर किसने कन्वर्ट किया था, ये बेसिकली था फैजी, राइट। नाउ अबुल फजल के बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ जानते हैं, इसका मेजर वर्क अकबरनामा था। नाउ फतुहल सिराजी, ये जो है अकबर के टाइम पे ही था ये भी, राइट। और अतौला रशीदी, ये बेसिकली बीबी का मकबरा बनाने में हेल्प किया था। तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है, महाराष्ट्र में। और किसने हेल्प किया था, अतौला रशीदी ने, उसके जो स्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने में ये किया गया था। अब इसको बीबी का मकबरा को सेकंड ताज भी कहा जाता है, ठीक है, जैसे ताजमहल है ना, उसी को सेकंड ताज किसको कहा जाता है, तो बीबी का मकबरा को। नाउ 65 नंबर देखो, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मराठी न्यूज़पेपर केसरी। तो जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था, और किसने फाउंड किया था इसको, बेसिकली लोकमान्य तिलक ने। और वहीं पे एक मराठी था, एक केसरी था और दूसरा कौन था, मराठा। और मराठा किस में था, तो ये बेसिकली इंग्लिश में था। तो बाल गंगाधर तिलक साहब का 2 किताब था, केसरी और मराठा, और भी होंगे बट मेजर यही है जो कि हमारे एग्जाम में पूछता है। अब केसरी किस लैंग्वेज में था, मराठी में, और मराठा नाम का न्यूज़पेपर जो था वो इंग्लिश में था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाला लाजपत राय साहब जो हैं, इनके बारे में कौन सी किताब है, तो वो है द पीपल, जो कि पंजाबी लैंग्वेज में लिखते थे। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने यंग इंडिया नाम का भी पब्लिकेशन करते थे, कहाँ से, लंदन से, ठीक है। तो यंग इंडिया से कंफ्यूज नहीं होना है, महात्मा गांधी का भी यंग इंडिया था, ठीक है, यंग इंडिया था, बट ये जो है इंडिया से पब्लिश करते थे, मतलब इंडिया में ये बुक पब्लिश होता था। जबकि लाला लाजपत राय साहब जो है यंग इंडिया का जो न्यूज़पेपर है वो लंदन से पब्लिश करते थे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट द पीपल जो न्यूज़पेपर था वो पंजाबी लैंग्वेज में थे। इनके और भी था, इन्होंने सेफ्टी वाल्व थ्योरी इन्होंने दिया था, ठीक है। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो है किससे एसोसिएटेड है, लाला लाजपत राय साहब से है। वल्लभ भाई पटेल, आपको पता है कि 1928 का जो सत्याग्रह हुआ था, बरदौली सत्याग्रह, ठीक है, उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाया था। अपार्ट फ्रॉम दैट 31 का जो 1931 का कराची सेशन था, उसमें फंडामेंटल राइट का डिमांड इन्होंने रखा था, ठीक है। एंड फर्दर प्लानिंग की जो बात हुई थी, इकोनॉमिक प्लानिंग की,
वो भी इन्होंने जो 31 वाला सेशन था कराची सेशन, उसमें वल्लभ भाई पटेल ने अहम योगदान निभाया था। आयरन मैन वल्लभ भाई पटेल को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया, राइट। और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट, और आपको और क्या बेहतर होना चाहिए, डू लेट मी नो योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 2021 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।